गर्मी का मौसम था। सूरज की तपती धूप इतनी तेज थी कि उसकी दागती आग से मेरी चमड़ी झुलसती हुई महसूस हो रही थी। मेरा गोरा रंग झुलस कर लाल हो रहा था। आज स्कूल में मैं अकेली गई थी, क्योंकि मेरी दोनों सहेलियों ने छुट्टी कर ली थी। वापसी पर भी मैं अकेली थी, क्योंकि मोहल्ले की कोई लड़की मेरे साथ नहीं आई थी। मेरा स्कूल घर से आधे घंटे की दूरी पर था। जब हम तीनों सहेलियां इकट्ठी जाती थीं, तो बातों में वक्त का पता ही नहीं चलता था, लेकिन आज जब मैं अकेली थी, तो ये रास्ता मुझे बहुत लंबा और डरावना लग रहा था। घर के पास पहुंचने ही वाली थी कि गली के नुक्कड़ पर वही लड़का अपने एक लफंगे दोस्त के साथ खड़ा नजर आया, जिसे मैं कई दिनों से वहां देखती आ रही थी। वो कुछ बोलता तो नहीं था, पर उसकी घटिया नजरें हमेशा मुझ पर टिकी रहती थीं। आज मैं अकेली थी, और उसकी मौजूदगी ने मुझे अजीब सा डर महसूस कराया। गली भी सुनसान थी, जैसे कोई मदद के लिए आसपास न हो। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरने लगी, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथ में एक खत थमा दिया। उसकी इस हरकत से मैं बुरी तरह घबरा गई। साथ ही डर इस बात का भी था कि कहीं किसी ने ये सब देख न लिया हो। वो खत अब मेरे हाथ में था। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और भागते हुए घर पहुंच गई। घर पहुंचकर मैंने वो खत अपने बैग में छिपा दिया, ताकि कोई देख न ले। मम्मी और दादी बरामदे में बैठी थीं। मैं भी जल्दी से स्कूल ड्रेस बदलकर उनके पास जा बैठी। खाना खाने के बाद जब मम्मी और दादी अपने कमरे में आराम करने चली गईं, तो मैंने कमरे में जाकर वो खत निकाला। खत खोलते ही सबसे ऊपर एक दिलचस्प शायरी लिखी हुई थी। उसके बाद जो लिखा था, उसे पढ़कर मैं हैरान रह गई। उसने लिखा था कि वह पिछले कई दिनों से सिर्फ मेरे लिए वहां खड़ा होता है। खत में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उसने ये भी लिखा था कि मैं इस खत का जवाब जरूर दूं। खत पढ़ने के बाद मैं कितनी देर तक हैरान परेशान बैठी रही। ये सच था कि मैं बहुत हसीन थी और मुझे अपने हुस्न का गुमान भी था। मैं जानती थी कि जितनी मैं खूबसूरत हूँ, मुझे कोई राजकुमार ही ब्याह कर ले जाएगा। लेकिन फिर एक सच्चाई ने मेरी आंखें खोल दी। राजकुमार गरीबों की झोपड़ी में नहीं आते। मैंने ये ख्वाब देखना छोड़ दिया और हकीकत की दुनिया में जीने लगी। मेरा सपना अब ये था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। हम 3 बहनें थीं। मेरे पापा गांव के खाद भंडार में काम करते थे। साथ ही कुछ जमीन भी थी, जिससे हमारा गुजारा अच्छे से हो जाता था। लेकिन मेरे सपने ऊंचे थे। मैं हवाओं में उड़ना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि जो जितना ऊंचा उठता है, वह उतनी ही तेजी से जमीन पर गिरता भी है। मेरी दीदी मुझसे 5 साल बड़ी थी। उसने गांव के हाई स्कूल से 12वीं पास की थी, लेकिन वह आगे नहीं पढ़ना चाहती थी। पापा ने भी उस पर पढ़ाई का कोई दबाव नहीं डाला। अब मैं खुद 12वीं में थी और आगे शहर जाकर पढ़ना चाहती थी। मेरी इस बात पर घर में किसी को ऐतराज नहीं था, लेकिन क्या मेरी यह ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? क्या मेरा डर, मेरी उम्मीदें और मेरी जिम्मेदारियां मुझे उड़ने देंगी? शहर हमारे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। हमारे गांव से कॉलेज के लिए बस जाती थी, जिसमें कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां सफ़र करती थीं। हमारे पेपर होने वाले थे और मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी, जबकि मेरी सहेलियों को मेरी बहन की तरह पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। न ही वे आगे पढ़ने के सपने देखती थीं। यही वजह थी कि वे अक्सर छुट्टियां कर लेती थीं और मुझे अकेले ही कॉलेज जाना पड़ता था। अगले दिन जब हम कॉलेज से वापस आ रहे थे, तो वही लड़का फिर नजर आया। वह अपनी रोज की जगह पर खड़ा था। आज उसने मेरी दोनों सहेलियों के सामने उस खत के बारे में बात शुरू कर दी। मैंने उसे गुस्से में डांटते हुए कहा, आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन उसे जैसे मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। वह बेशर्मी से वहीं खड़ा रहा और तब तक हमें देखता रहा, जब तक हम उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गए। उस दिन मैं अकेली थी और वापस आते वक्त बहुत घबरा रही थी। वह आज भी वहीं खड़ा था। उसने मुझे देखकर अपनी हरकतें शुरू कर दीं। उसने मेरी बर्दाश्त की सारी हदें पार कर दीं। जब मैं घर के करीब पहुंची, तो मैं उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। मैं उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ती, वह मेरे तेवर देखकर घबरा गया और मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। मुझे लगा था कि इतना सब उसके लिए काफ़ी होगा और वो उसके बाद मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन यह मेरी भूल थी। वह इतना बेशर्म था कि अगले दिन फिर वहाँ मौजूद था। मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह मेरी सहन शक्ति की आखिरी हद थी। घर पहुंचकर मैंने सब कुछ अपनी मम्मी को बता दिया। शाम को जब पापा घर आए तो मम्मी ने उन्हें पूरी बात बताई। पापा ने कहा, इस मामले को मैं खुद देख लूंगा। अगले दिन जब हम वापस आ रहे थे तो उसने फिर से मुझे खत देने की कोशिश की। लेकिन इस बार पापा वहां पहुंच गए। उन्होंने उसकी ऐसी बेइज्जती की कि उसके बाद वह लड़का कभी नजर नहीं आया। इस घटना के बाद मेरे मम्मी पापा मुझ पर पहले से ज़्यादा भरोसा करने लगे और यह बात मुझे बेहद खुशी दे रही थी। इसके बाद मेरे कॉलेज के पेपर खत्म हो गए। मैं घर पर आराम करने के बजाय सिलाई सीखने में दिलचस्पी लेने लगी। हमारे गांव में एक सिलाई सेंटर था जहां गांव की महिलाएं और लड़कियां सिलाई सीखने जाती थीं। वहां एक औरत सिलाई सिखाती थी और उसका पति भी सिलाई में मदद करता था। मम्मी ने मेरा भी वहां दाखिला करवा दिया। अब मैं सुबह दीदी के साथ घर के काम खत्म करती और फिर सिलाई सेंटर चली जाती। इतवार को छुट्टी होती थी। मुझे वहां जाते हुए 2 महीने हो गए थे और अब मुझे सिलाई बहुत अच्छी तरह आ गई थी। एक तो मैं दिमाग की बहुत तेज थी, इसलिए जो भी डिज़ाइन देखती आसानी से बना लेती थी। उन दिनों मेरे रिश्तेदारों में से किसी के घर शादी थी। मैंने उनके लिए जो ब्लाउज बनाना था उसका डिज़ाइन मुझे समझ नहीं आ रहा था और वो मुझे बहुत पसंद भी था। मैं वही डिज़ाइन बनवाना चाहती थी। अगले दिन इतवार था और सिलाई क्लास में छुट्टी थी, जबकि शादी का फंक्शन सोमवार को था। मुझे वो ड्रेस उसी दिन पहननी थी। मेरे पास पहनने को कपड़े तो बहुत थे, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल उसी ड्रेस में अटक गया था। मैंने सिलाई वाली दीदी से बात की तो वो राज़ी हो गईं। उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेगी। अगले दिन मैं उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन फिर उन्हें किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। वो मुझे 1 घंटे का कहकर चली गईं। मेरा काम लगभग खत्म हो चुका था। मैं जल्दी जल्दी उसे पूरा करने लगी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने नज़र उठाकर देखा तो सिलाई वाली दीदी के पति मुझे बड़ी ही अजीब निगाहों से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे बहुत डरावनी और घिनौनी लगी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया जो सिलाई करते वक्त साइड में रख दिया था, लेकिन वो आदमी अभी भी उसी पोजीशन में खड़ा था, घूरता हुआ। मेरा काम तो लगभग खत्म ही हो गया था। बाकी का जो रह गया था वो मैंने सोचा कि घर जाकर कर लूंगी। मैं उठी ही थी कि वो अचानक तेजी से अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। उस पल ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला हो। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा, शायद कोई चीज़ मिल जाए जिससे मैं अपना बचाव कर सकूं। लेकिन कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल मेरे करीब आ गया। उसके मुंह से बदबू आ रही थी, शायद उसने शराब पी रखी थी। मैं पीछे पीछे हटने लगी और आखिर में दीवार से जा टकराई। मैंने अपने अंदर सारी हिम्मत इकट्ठी की और उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। मैं रोने लगी, अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी, मगर उस दरिंदे पर मेरी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। वो हदें पार करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त मैंने अपने भगवान को पुकारा। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ये आवाज़ मेरे लिए किसी उम्मीद की किरण की तरह थी और उस आदमी का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। बाहर सिलाई वाली दीदी खड़ी थीं। मुझे इस हालत में देखकर वो भी डर गईं। मेरे बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा नीचे गिरा हुआ था। सब कुछ खुद ब खुद बयां कर रहा था।
पीछे उस चरपाई के पास उनके पति खड़े थे। दीदी की नज़र उन पर गई। दीदी ने कहा, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ होगा। मैं हाथ जोड़कर अपने पति की गलतियों के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। मैंने बिना कुछ कहे अपना दुपट्टा उठाया और वहाँ से सीधा अपने घर आ गई। वैसे भी खुद में इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि किसी को ये बात बताऊं। अगर बताती तो शायद मुझ पर कोई यकीन नहीं करता और शायद मुझे ही गलत ठहरा देते। ना जाने मेरा कोई यकीन भी करता या नहीं, उल्टा मैं बदनाम हो जाती। इसलिए मैंने यही समझा कि अपना मुंह बंद रखूं और जो हुआ उसे भूल जाऊं। लेकिन उसके बाद मैंने उनके घर जाने से तौबा कर ली। मम्मी ने बहुत पूछा, क्या हुआ, तुम उनके घर क्यों नहीं जा रही हो? मैंने बस इतना कहा, अब सिलाई सीख चुकी हूँ, अब मेरा दिल नहीं करता वहाँ जाने का। मम्मी ने ज़्यादा दबाव नहीं डाला। कुछ दिनों बाद मेरा रिजल्ट आया और मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था। मेरे रिजल्ट से मेरे घर वाले बहुत खुश थे। मुझे आसानी से एक अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। यह मेरा सपना था जिसे मैं जागती आंखों से देख रही थी और अब उसे पूरा होते हुए देख रही थी। इंस्टीट्यूट में पढ़ाई तो बढ़िया चल रही थी, लेकिन प्रैक्टिकल्स में थोड़ी समस्या थी। मैंने सोचा कि कंप्यूटर में कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूं, जिससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए। लेकिन एक समस्या थी, मेरे मम्मी पापा कभी नाइट जॉब के लिए इजाज़त नहीं देते। पर मेरी ये समस्या जल्दी सॉल्व हो गई। मेरी प्रैक्टिस टीचर ने मुझे अपने केबिन में काम दे दिया। इससे मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वो टीचर चले गए और उनकी जगह एक नया सर आ गए। सर की पर्सनैलिटी तो खास नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि सीधे दिल तक उतर जाती। उनका पढ़ाने का तरीका इतना कमाल का था कि क्लास में हर कोई उनकी बातों को ध्यान से सुनता। उनके चेहरे पर एक साइड में तिल था, उम्र लगभग 30 साल और बहुत सिंपल और सोबर पर्सनैलिटी। आजकल के पेपर्स शुरू होने वाले थे। मेरी तैयारी पूरी थी। पेपर्स खत्म हुए और हमें छुट्टियां मिल गईं। मैंने ये छुट्टियां घर पर बिताने का फैसला किया। घर पर थी तो दीदी को गौर से देखा। वो मुझे बहुत बदली बदली सी लग रही थी। मैं पहले उनकी इस आदत को नोटिस नहीं कर पाई थी, लेकिन अब समझ आ रहा था वो हर वक्त मोबाइल पर कॉल या मैसेज करती रहती, धीरे धीरे मुस्कुराती। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने तय किया कि इस बात की सच्चाई का पता लगाऊंगी। उसी रात मैंने दीदी के साथ सोने का फैसला किया। जब मैंने कहा, दीदी मैं आपके साथ सोऊंगी, तो उन्होंने थोड़ा टालमटोल किया, लेकिन मेरी जिद के आगे चुप हो गईं। रात को मैंने उनसे बातें करने की कोशिश की, लेकिन वह हाँ हूँ करके जवाब दे रही थीं। साफ लग रहा था कि वह बात नहीं करना चाहती। थोड़ी देर बाद मैंने सोने का नाटक किया। जब मुझे गहरी नींद में समझकर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और मैसेज करने लगी, तो मुझे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। रात और गहरी हुई, सब घर वाले सो गए। तभी दीदी मोबाइल लेकर छत पर चली गईं। मैंने धीरे से उनके पीछे दबे पांव चलना शुरू किया। वो किसी से इतनी खोई हुई बातें कर रही थीं कि उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। वो एकदम घबरा गईं। उनकी आंखों में जैसे चोरी पकड़े जाने का डर साफ झलक रहा था। मैं कुछ नहीं बोली, पलटकर नीचे आ गई। सुबह मैंने दीदी से इस बारे में बात की। पहले वह बात टालती रहीं, लेकिन मेरी जिद के आगे झुक गईं। उन्होंने कहा, मैं किसी को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो मुझसे भी ज़्यादा डरपोक थी। फिर मम्मी पापा से छुपकर कैसे किसी लड़के से बात कर सकती थी। मैंने दीदी से कहा, अगर वह आपसे इतना प्यार करता है तो उसे कहो कि अपनी मम्मी पापा को हमारे घर भेजे और शादी की बात करे। लेकिन अगर वह टालमटोल करता है तो समझ लो वह सिर्फ फुलिट कर रहा है। मेरी बात सुनकर दीदी हैरान रह गई। रोते हुए बोली, उसने रिश्ता भेजा था, लेकिन पापा ने मना कर दिया क्योंकि वो हमारी बिरादरी का नहीं है। ये सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने दीदी को तसल्ली दी और कहा,
अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता है तो आपको जरूर मिलेगा। उसी दिन मेरे इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल शुरू हुए। हमारे नए सर ने पढ़ाना शुरू किया। जब मैंने सर को देखा तो मुझे ऐसी खुशी हुई जैसे मेरी कोई खोई हुई चीज़ मुझे वापस मिल गई हो। पता नहीं क्यों मेरे दिल में उनके लिए एक अलग सा एहसास जन्म लेने लगा। धीरे धीरे मैं उन्हें पसंद करने लगी। वह बाकी लड़कियों के मुकाबले मुझे ज़्यादा अहमियत देते थे। उनका देखने का अंदाज और उनकी आवाज़ ऐसी कि दिल को छू जाए। मुझे ऐसा महसूस होता था कि उनकी नज़रें भी मुझसे कुछ कह रही हैं। जब भी उनकी आंखों में देखती तो खुद को उनमें डूबता हुआ महसूस करती। इसी बीच दीदी के लिए एक बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता आया। वे लोग अमीर और खानदानी थे और दीदी को बहुत चाहत से अपनाना चाहते थे। मम्मी पापा ने हल्की फुल्की छानबीन के बाद रिश्ता तय कर दिया। उन दिनों दीदी बहुत चुप रहने लगी। मैं उनका दर्द समझती थी, इसलिए उन्हें देखकर मेरा दिल भी टूटता। दूसरी तरफ अतुल सर का बदलता अंदाज मुझे परेशान कर रहा था। अब वो मुझे न तो ज़्यादा देखते थे और न ही बात करते थे। ये सब मेरे दिल को बहुत तकलीफ दे रहा था। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। दीदी के ससुराल वालों को जल्दी थी, इसलिए मम्मी पापा ने शादी की तारीख जल्दी तय कर दी। मैं मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाती और फिर घर आकर काम में लग जाती। दीदी बिल्कुल खामोश हो गई थी, न हंसती थी न बोलती। उन्हें इस तरह देखकर मैं बेचैन हो जाती और भगवान से उनकी खुशियों की प्रार्थना करती। आखिर शादी का दिन आ ही गया। सुबह जब मैं उन्हें उठाने उनके कमरे में गई तो वह वहाँ नहीं थी। उनके बिस्तर पर सिर्फ एक खत रखा था। पापा ने खत पढ़ा और गुस्से में फाड़ दिया। उस पल पूरे घर में सन्नाटा छा गया। हमारे सर पर तो जैसे आसमान गिर गया था। अब क्या होगा, ये सवाल पहाड़ की तरह हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। जग हंसाई, बेइज्जती, तमाशा, क्या कुछ नहीं होता जो हमें नजर आ रहा था। आगे क्या किया जाए? मम्मी ने कहा, तुम अपनी बहन की जगह ये शादी कर लो। हम तुम्हें सुबह होते ही ले आएंगे। मैं हैरान नज़रों से उन्हें देखने लगी। आखिरकार मुझे माँ बाप का मुंह देखकर यह कुर्बानी देनी पड़ी। मरती क्या ना करती, कहना मानना पड़ा। मैं विदा होकर पूरे जेवर से लदी हुई उनके घर पहुंची। उनके सभी घरवाले मेरी दीदी के बजाय मुझे देखकर हैरान रह गए। जो भी औरत मुझे देखने आती यही कहती, भगवान ऐसी किस्मत किसी को न दे। जब मेरा पति मेरे कमरे में दाखिल हुआ, सब औरतें मुझे बधाई देते हुए चली गईं। मैंने नज़र उठाकर देखा और सहम गई। वह कोई और नहीं, अतुल सर थे। वह भी मुझे देखकर सन्न रह गए। मेरी शादी उनसे हुई है। मैं हैरान रह गई, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही खुशी झलक रही थी, जैसे उन्हें दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। उन्होंने कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, दिल ने इच्छा की थी काश तुम मेरी दुल्हन बनो। मगर मैंने अपने दिल को डांट दिया। इतनी कम उम्र और हसीन लड़की मुझे कैसे मिल सकती है? उनकी बातें सुनकर मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझने लगी। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैं कैसे उनकी दुल्हन बनी। मेरी बात सुनकर वह भी परेशान हो गए। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो दीदी को ढूंढने में मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं नहीं जानती उन्होंने अपने घरवालों से क्या बात की, क्योंकि उन्होंने मुझसे दीदी के बारे में कोई सवाल नहीं किया। उनके घरवाले, जो सिर्फ उनके मम्मी पापा थे, मुझे अपनी बेटी की तरह समझते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। कुछ ही दिनों में मैंने इंस्टीट्यूट जाना शुरू कर दिया। अब मैं नई पहचान के साथ वहां जाती थी। मैं इतनी खुश थी कि हर कोई मुझे देखकर बस यही कहता, तुम कितनी बदल गई हो। मेरे इंस्टीट्यूट का कोर्स खत्म होने वाला था। पेपर शुरू हो चुके थे। मेरे पति मेरे साथ बहुत सहयोग करते थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई में खूब मदद की। पेपर के दौरान मुझे खाने पीने तक का होश नहीं रहता था। मैं चाहती थी कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आएं, ताकि मेरे घरवाले भी राहत की सांस लें। उन्हीं दिनों मैं मम्मी के घर आई हुई थी। मम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं अकेले मार्केट चली गई। मैंने अपनी पसंद की हर चीज़ खरीदी, जो कभी सिर्फ देखकर छोड़ दिया करती थी।
खुशी खुशी शॉपिंग करके वापस आ रही थी कि अचानक मुझे रोड पर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। मैंने शक दूर करने के लिए अपना सामान गाड़ी में रखा और उस औरत की तरफ पलटी। मेरा शक यकीन में बदल गया। वह कोई और नहीं, मेरी दीदी थी। लेकिन जिस हाल में वह थी, वह देखना बहुत दर्दनाक था। उनके कपड़े मैले और फटे हुए थे। उन्होंने भी मुझे देख लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। वह मुझसे बचने के लिए मुड़ी, मगर मैंने दौड़कर उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें गले से लगा लिया। मेरी दीदी, जो हमेशा सजी संवरी रहती थी, आज इस हालत में थी। बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें गाड़ी में बैठाया और घर ले आई। दीदी रोती जा रही थी और सबका सामना करने से डर रही थी। मैंने उन्हें अपने कमरे में ले जाकर कपड़े बदलने को कहा, फिर उनके लिए चाय और खाने का इंतजाम किया। वह खाने पर टूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों से भूखी थीं। ये देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ चली गई थीं? फिर उन्होंने जो कहानी सुनाई, वह रुला देने वाली थी। उन्होंने बताया कि अनिल ने उनका नंबर उनकी सहेली से ले लिया था। उसने जब मुझे देखा, तो देखते ही मुझ पर अपना दिल हार बैठा। मैं भी उसे पसंद करने लगी थी और धीरे धीरे ये पसंद हमारी मोहब्बत में बदल गई। मैं उसकी मोहब्बत के जाल में इस कदर फंस गई कि मुझे उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। मेरी सोच, मेरी दुनिया बस उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। उसकी आंखों में झांकती, उसकी बातों में खो जाती। उसकी मोहब्बत का भूत मेरे सिर पर इस कदर चढ़कर नाच रहा था कि मैं खुद को भूल चुकी थी। फिर एक दिन, जब उसने मेरे रिश्ते की बात पापा से की और पापा ने उसे ठुकरा दिया, तो सब बदल गया। वह मुझे अपना दुश्मन मानने लगा। वह बार बार मुझे मेरे माँ बाप के खिलाफ भड़काता रहा और उसकी बातों में आकर मैंने अपने ही माँ बाप से बगावत कर दी। उसके लिए मैं घर की चारदीवारी तोड़कर बाहर आ गई। जब मैंने उससे शादी की बात की, तो उसने एक कमीनी हंसी के साथ जवाब दिया। उसने कहा, कौन शादी करेगा तुमसे? ये सब मैंने तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए किया था। मुझे समझ ही नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। उसने कहा, तुम्हारे बाप ने मेरे भाई को भरे बाजार में बेइज्जत किया था, इसलिए मैंने तुमको फंसाया। शादी, मेरे ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम तो बस मेरी हवस का एक जरिया थी और अब वह खत्म हो चुका है। उसकी बातें सुनकर मेरी दुनिया जैसे उजड़ गई। उसने मेरी बहन का भी जिक्र किया और कहा, तुम्हारी बहन तो मेरे जाल में नहीं फंसी, क्योंकि तुम्हारे बाप ने समय रहते उसे बचा लिया। लेकिन अगर ऐसा न होता, तो मैं तुम दोनों बहनों को इस गांव में बदनाम कर देता। तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाती। उसने मुझे इस हाल में छोड़ दिया। मैं इतनी टूटी हुई थी कि घर वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पापा का सामना करने से डरती थी। अब मैं खुद को किसी तरह संभालने की कोशिश कर रही हूँ। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए एक फैक्ट्री में दाल भरने की पैकिंग का काम करती हूँ। जिंदगी ने मुझे ऐसा सबक सिखाया है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। फैक्ट्री के ही क्वार्टर में रहती थी, कितनी तन्हा थी मैं। मुझे सिर्फ एक समय का खाना ही नसीब था, लेकिन उसके दिल में दर्द का तूफान उमड़ता रहता था। मम्मी, पापा और तुम्हारे लिए तड़प तड़प कर रोज मर रही थी। उस लड़के ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम्हें भी उस लड़की ने कितना परेशान किया था। तुमने समय रहते पापा को सब कुछ बता दिया और मैंने सब कुछ छुपा लिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। लेकिन मेरी बहन को पापा और मम्मी ने माफ़ कर दिया और फिर उसकी शादी मैंने अपने ही ससुराल के रिश्तेदार में करवा दी। आज मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरा पति भी जॉब करता है और हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जिसे मैंने चाहा, वो मुझे मिल गया। अगर दीदी की शादी मेरे पति से हो जाती, तो शायद मेरा पति भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहता और शायद मैं भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं होती। इसलिए जो कुछ भगवान करता है, वह भले के लिए ही होता है। लेकिन अपने जीवन में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दिल और दिमाग को खुला रखना जरूरी है। किसी के प्यार में इतने अंधे मत हो जाओ कि खुद को ही खो बैठो।
मेरी ये कहानी सुनाने का मकसद यही है कि दिल और दिमाग हमेशा खुले रखें। मेरी दीदी ने अपनी समझ खो दी थी, इसलिए उसे इतना कुछ सहना पड़ा। लेकिन मैंने अपना दिमाग खुला रखा, हर समस्या का सामना करना सीखा। शायद इसी वजह से भगवान ने मेरा हर काम आसान कर दिया। अगर आपको मेरी बात से सहमत हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने सही कहा या नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ।